नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, क्या इंडिया चीनी सामानों पर बैन लगा सकता है और अगर ऐसा बैन लगाया जाता है तो उसका नतीजा क्या होगा? व्हाट विल बी द रेपरकशंस? आवर स्टडी आईक्यू फैकल्टी विघ्नेश कार्तिक हैज ऑलरेडी मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज। द लिंक ऑफ दैट वीडियो विल बी प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं और रिसेंटली हमने यूपीएससी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है हिंदी में। आप हमारे प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studiiq.com। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखो, आपको पता है कि चाइना और भूटान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको हम कहते हैं डोकलाम प्लेट्यू। वहां पर चाइना भी क्लेम करता है कि वो लैंड चाइना का है और भूटान भी क्लेम करता है कि वो लैंड भूटान का है। बेसिकली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पिछले कुछ महीनों में चाइना ने अचानक से वहां पर रोड कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट कर दी, जिसका प्रोटेस्ट किया भूटान ने। भूटान एक छोटा देश है, चाइना ने उसके प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। कंट्रोवर्सी तब खड़ी हुई जब इंडियन मिलिट्री ने भूटान की सहायता करते हुए इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में चाइनीज आर्म फोर्सेस को और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सड़क बनाने से रोका। और इंडिया की तरफ से आर्ग्यूमेंट ये था कि चाइना को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में एक सड़क बनाने की क्या जरूरत है, और सिंस एक बार ये सड़क बन जाती है तो इंडिया का जो चिकन नेक है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हमारे मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है, उस पर चाइना के अटैक करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। खैर, ये है बैकड्रॉप। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि चाइनीज आर्मी डोकलाम प्लेट्यू से वापस नहीं जा रही, ना इंडियन आर्मी जा रही है। इसके पीछे पॉलिटिकल कारण भी है। दोनों देशों के लीडर्स नरेंद्र मोदी फ्रॉम इंडिया एंड शी जिनपिंग फ्रॉम चाइना ये नहीं चाहते कि वो अपनी जनता के सामने इन्फीरियर दिखे, कमज़ोर दिखे। तो इस वजह से डोकलाम प्लेट्यू में अभी भी स्टैंड ऑफ जारी है। शायद 5 महीने बाद जब यहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू होगी तो दोनों फोर्सेस ऑटोमेटिकली पीछे रिट्रीट कर लेंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग टेंशंस बहुत ज़्यादा हाई है। दोनों देशों की तरफ से रेटोरिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं और पूरी दुनिया दोनों देशों को यह समझाने में लगी है कि यह इशू डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए। अब इस सब के बीच इंडिया के सोशल मीडिया में एक डिमांड बहुत ज़ोर से उठी है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंडिया में बैन कर देना चाहिए, सिंस चाइना हमको अग्रेशन दिखा रहा है। और ना सिर्फ ये डोकलाम प्लेट्यू वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान को ब्लेटेंटली चाइना सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के मुद्दे पे, इन सब इश्यूज के चलते इंडिया को चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन कर देने चाहिए ताकि चाइना को एक सबक मिले। गौर करने की बात यह है कि पिछले 2 साल में ये दूसरी बार है जब हमारे सोशल मीडिया में ये डिमांड उठी है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को इंडिया में बैन कर दिया जाए। एक तो खैर अब उठ रही है डोकलाम प्लेट्यू वाले इशू को लेकर। इससे पहले चाइना ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए-मोहम्मद चीफ को प्रोटेक्ट करने में। उस वक्त भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग उठी थी। अब यहाँ पर यह हम देखेंगे कि ये मांग कहाँ तक जायज़ है और क्या ये फीसिबल है, क्या ऐसा हम सच में कर सकते हैं। अब चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने के समर्थन में जो लोग हैं वो ये लॉजिक या ये तर्क लगाते हैं कि ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेड डेफिसिट है जो इंडिया को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। मतलब कि इंडिया जितने प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट करता है उससे कई गुना ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो ऑलरेडी जब एक ट्रेड डेफिसिट एग्जिस्ट करता है और चाइना एक बहुत ही असर्टिव नेचर दिखा रहा है, पूरे रीजन में दादागिरी कर रहा है, चाहे वो इंडिया के साथ हो, फिलीपींस के साथ हो, वियतनाम के साथ हो, इवन जापान के साथ हो, और चाइना मसूद अजहर जैसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है जो इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो क्यों ना चाइना को सबक सिखाने के लिए, उनको पनिश करने के लिए हम चाइना से ऑल टुगेदर गुड्स इंपोर्ट करना बंद कर दे। एक तो इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसके अलावा चाइना को एक मैसेज भी चला जाएगा कि अगर वो दादागिरी करेगा, अगर वो असर्टिवनेस दिखाएगा अपनी और आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करेगा, तो उसके रिस्पॉन्स में इंडिया उसको पनिश भी कर सकता है। अब ये जो पूरा सोशल मीडिया कैंपेन था कि चाइनीज गुड्स को बैन करो, इस पर सरकार ने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं। हालांकि लास्ट ईयर जब चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में मसूद अजहर को प्रोटेक्ट किया था, उस समय राज्यसभा में हमारी कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक सवाल का जवाब देते हुए, इसी सवाल का जवाब देते हुए कि हम चाइनीज़ गुड्स पर बैन क्यों नहीं लगा देते, ये बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। हम हमारी मार्केट में, इंडिया की मार्केट में चुनिंदा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर, चाइनीज़ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर बैन नहीं लगा सकते। ये एक तरीके का ब्लैंकेट बैन होगा और मोर इम्पॉर्टेंटली ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अगेंस्ट होगा। अब ज़रा इन डिटेल स्टडी करते हैं कि निर्मला सीतारमन जी ने कहा क्या था।
तो यहाँ हमारे पास निर्मला सीतारमन जी की स्टेटमेंट्स है, मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा कि वो क्या क्या रही थी। जस्ट बिकॉज वी मे नॉट लाइक सर्टन थिंग्स अबाउट अ कंट्री इज नॉट अ रीजन इनफ टू ब्लॉक इम्पोर्ट्स फ्रॉम दैट कंट्री। We could impose anti-dumping duties, but there are established ways to go about it and dumping has to be proved. तो पहले तो यहाँ पे सीतारमन जी ये कह रही हैं कि अगर हमको किसी देश के बारे में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कि मान लो वो टेररिज्म को जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर हमारे खिलाफ एक हॉस्टाइल नेचर दिखा रहा है, ये रीज़न काफ़ी नहीं है कि हम वहाँ से इम्पोर्ट्स बैन कर दें। उसके पीछे प्रॉपर कारण होना चाहिए। अब यहाँ पे वो कहती है कि हाँ, हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा सकते हैं। मैं समझा देता हूँ डंपिंग क्या होती है, तब समझ में आएगा कि एंटी डंपिंग क्या होती है। अब आपको पता है इंडिया रॉ कॉटन का एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है, रुई कह रहा हूँ, कॉटन का एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है। कल को चाइना सोचता है कि इंडिया की मार्केट क्यों ना हम डिस्ट्रॉय कर दे, तो चाइना एक प्लान बनाता है। चाइना अपनी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को ये कहता है कि इंडिया में कॉटन एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो और बहुत ही कम दामों पर करो। और साथ ही वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ये भी करती है कि कॉटन प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ को पैसे भी देना शुरू कर देती है कि अगर कल को आप 1 किलो कॉटन आप 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे इंडियन मार्केट में, तो हमसे और पैसे ले लो, वो रेट और ज़रा कम कर दो उससे, ठीक है, वो 10 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचो। ये हाइपोथेटिकल प्राइस बता रहा हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि इस रेट पर आप इंडिया में बेचो। क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो? ताकि एक बार को इंडियन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, इंडियन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंपनीज को नुकसान हो और इवेंचुअली इंडिया की पूरी जो कॉटन प्रोड्यूसिंग मार्केट है वो बर्बाद हो जाए, चाइना पूरी मार्केट कैप्चर कर ले, उसके बाद वो जो करना चाहे कर सकते हैं। ये होता है डंपिंग। इसके खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी होती है। जब अब पहली बात तो सरकार को, जब इंडिया की सरकार है यहाँ पे, इंडिया की सरकार को ये बात प्रूव करनी होगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने कि चाइना डंपिंग कर रहा है, सब्सिडाइज रेट्स पर जानबूझकर लो रेट की कॉटन इंडिया की मार्केट में भेज रहा है, जो एक इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है कॉटन का उससे बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे इंडिया में बेच रहा है। उसकी इंटेंशन ख़राब है, इसलिए हम कॉटन जो चाइना से आ रही है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा रहे हैं ताकि जो कॉटन इंडिया में आए उसका जो रेट है वो लोकल कॉटन के आसपास ही हो, ताकि जो लोकल कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान ना हो। तो ये तो हो गई एंटी डंपिंग ड्यूटीज़। मगर जैसे सीतारमन जी ने कहा कि ये करने का भी एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर होता है और डंपिंग हैज़ टू बी प्रूव्ड। आपको प्रूव करना होगा कि ऐसा हुआ है। फिर आगे वो कहती हैं कि कर्व्स कैन ओनली बी प्लेस्ड इफ देर आर क्वालिटी इशूज़ और इफ़ द इम्पोर्ट्स आर सब्सिडाइज्ड और डम्प्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया था, या तो कि क्वालिटी इशूज़ हो, कॉटन बिल्कुल ही लो क्वालिटी की हो, तब हम कर सकते हैं, या फिर जो सरकार है चाइना की या किसी भी और देश की वो सब्सिडाइज रेट पर इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है कॉटन या कोई और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ आर लेविड ऑन पर्टिकुलर आइटम्स ऑन टैरिफ लाइंस, दे कैनॉट बी लेविड अक्रॉस द बोर्ड। तो यहाँ पर भी हम कुछ स्पेसिफिक आइटम्स पर ही एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ आप सारे मेड इन चाइना जो भी प्रोडक्ट है सब पे आप एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दो। तो यहाँ पर उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि एक पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसी के हिसाब से हमको काम करना होगा। हम सेंटिमेंट्स में आकर अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे रूल्स और गाइडलाइंस है जो सब देशों को फॉलो करनी होती है। और आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी बता रहा हूँ कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है वो लेवी करते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज़, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी इसमें कुछ रोल होता है, मगर प्राइमरी जो भूमिका निभाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निभाती है। अब यहाँ पर एक काउंटर व्यू आता है ब्रह्मा चलानी जी का, जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में एक प्रोफेसर हैं। उसके अलावा एक जियो स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। जियो स्ट्रेटजिस्ट मतलब जो लोग जियो पॉलिटिक्स में स्ट्रेटजी बनाते हैं या आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंडिया को ट्रेड को यूज़ करना चाहिए चाइना के खिलाफ लीवरेज पाने के लिए, मगर यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम इम्पोजिंग बैन्स ऑन इम्पोर्ट। ये यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया को ट्रेड के मामले में अपने आप को सक्षम बनाना होगा, तभी इंडिया ट्रेड को एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकता है चाइना के खिलाफ। वी विल डिस्कस दैट अ लिटिल लेटर। अब जो एंटी चाइना सेंटिमेंट से उभर के ये पूरा कैंपेन आगे बढ़ रहा है चाइनीज़ इम्पोर्ट्स के अगेंस्ट, उसमें एक डिफरेंट विजन भी है जो बाबा रामदेव ने दी है कि हम लोग
चाइना के प्रोडक्ट्स एज सिटीजन्स हमको उनको बॉयकॉट करना चाहिए, सरकार कोई कदम ना ले, क्योंकि यहाँ पर बाबा रामदेव ये समझ पा रहे हैं कि सरकार के हाथ बंधे हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उनके खिलाफ सरकार नहीं जा सकती। तो एज सिटीजन्स हम कम से कम ये कर सकते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ना खरीदे, और उससे ऑटोमेटिकली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट लोग करना बंद कर देंगे इंडिया में, ट्रेड डेफिसिट भी सही हो जाएगा और चाइना को भी एक मैसेज पहुंच जाएगा। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पे, आप कह सकते हैं। तो इंडिया में हम काफ़ी बात कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के बारे में, सरकार पर प्रेशर बनाने के बारे में बहुत यहाँ पे बात हो रही है। बाबा रामदेव का व्यू है, सोशल मीडिया पे नेशनलिस्ट लोग हैं, पेट्रियट्स हैं, उनका अपना व्यू है। मगर हम यहाँ पे एक बात भूल रहे हैं, अगर चाइना हम पर बैन लगा दे तो क्या होगा, क्योंकि चाइना भी एक देश है, वहाँ पर भी एक आबादी है, वहाँ पर भी नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज़म ज़िंदा है। तो अगर चाइना हमारे इंपोर्ट्स पर बैन लगा दे या फिर हमारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दे तो क्या होगा, क्योंकि चाइना ने ऐसा इन द पास्ट किया भी हुआ है। उसका एक एग्जाम्पल है साउथ कोरिया। आपको ये तो खैर पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिफरेंसेस हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कैपिटल्स क्या हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिफरेंसेस हैं। नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक कोई मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है और बहुत ही एक असर्टिव नेचर अपना रहा है पूरे रीजन में, जापान के खिलाफ, साउथ कोरिया के खिलाफ। तो साउथ कोरिया ने सेल्फ डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपने एलाई, अपने मित्र मुल्क को कहा कि वो साउथ कोरिया में थर्ड मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल कर दे। थर्ड की फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली इसलिए इंस्टॉल किया गया है कि कल को नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो थर्ड उसको रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर देगा और साउथ कोरिया को बचाएगा। अब यहाँ पे साउथ कोरिया को ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट लगा उसकी स्ट्रैटेजी का, खुद को बचाने के लिए। मगर चाइना शुरू से ही इस मूव के खिलाफ था। चाइना ने बहुत बार साउथ कोरिया को वार्निंग दी कि नॉर्थ कोरिया जो भी करे, आप यूएस को यहाँ पर थर्ड के लिए इनवाइट नहीं करोगे। मगर इन दी एंड साउथ कोरिया ने अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में पहले सोचा और उन्होंने यूएस को इनवाइट किया कि आप यहाँ पर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करिए साउथ कोरिया में। चाइना ने इस मूव को बहुत ही नेगेटिवली लिया और इसके रिएक्शन में साउथ कोरिया को पनिश करने का सोचा। पहले तो उन्होंने साउथ कोरिया के जो कॉस्मेटिक्स चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उस पर एक बैन लगा दिया, और उसके अलावा चाइनीज़ टूरिस्ट को एडवाइस देनी स्टार्ट कर दी कि वो साउथ कोरिया ना जाए, क्योंकि साउथ कोरिया की टूरिज्म अर्निंग्स में चाइनीज़ टूरिस्ट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहता है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि उन्होंने बैन ऐसे लगाया कैसे, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये बैन कैसे लगाया। तो सबसे पहले उन्होंने साउथ कोरियन रिटेल जायंट लॉटे, या जैसे भी इनको प्रोनाउंस करते हैं, इन पर बैन लगाया। ये प्राइमरीली जो साउथ कोरियन कॉस्मेटिक्स हैं वो बेचती है चाइना में। तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट पर अटैक ही नहीं किया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक रिटेल जायंट जो है लॉटे उसको बैन किया। उसके अलावा उन्होंने ऑफिशियली चाइनीज़ टूरिस्ट को ये नहीं कहा कि आप साउथ कोरिया नहीं जाइए, मगर जो चाइनीज़ ऑपरेटर्स हैं जो पूरा पैकेज बुक करते हैं उनको इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि आप यहाँ पे साउथ कोरिया के टूर्स बुक करना बंद कर दीजिए, जिससे इवेंचुअली साउथ कोरिया में जो चाइनीज़ टूरिस्ट जा रहे हैं उनकी तादाद ड्रास्टिकली घट जाएगी। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने साउथ कोरिया पर प्रेशर डालने के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना ने ओपनली कुछ नहीं किया, मगर कुछ और इनडायरेक्ट मेजर से साउथ कोरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना में बिक रहे हैं उन पर रोक लगा दी। ऐसा एक और एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चाइना ने ऐसी ही सज़ा मंगोलिया को दी। मंगोलिया की गलती ये थी कि मंगोलिया की सरकार ने दलाई लामा को अपने देश में वेलकम किया। दलाई लामा आपको पता है तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हैं, तिब्बत की आज़ादी चाहते हैं। तो इसी बात को लेकर चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया मंगोलिया से, और उन्होंने मंगोलिया के जो ट्रक्स थे उनको बैन कर दिया बॉर्डर क्रॉस करने से। तो उसकी वजह से भी मंगोलियन इकोनॉमी को नुकसान हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना, सन त्सू जो एक बहुत ही एंशिएंट चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, मिलिट्री जनरल थे, उनकी एक किताब है आर्ट ऑफ वॉर, सन त्सू की किताब है, बहुत फेमस किताब है। उसमें बताया गया कि किस तरीके से आप अपने विरोधी को डरा सकते हैं जंग से पहले, और किस तरीके से बिना जंग लड़े भी आप अपने प्रतिद्वंदी पर हावी हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो टैक्टिक्स हैं इंटिमिडेशन के, डराने के और साथ में सॉफ्ट पावर दिखाने के, उन सब का इस्तेमाल कर रहा है चाइना अपनी बात मनवाने के लिए। अब यहाँ पर यह जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया और चाइना का ट्रेड आखिर कितना बड़ा है। अब हालांकि अगर आप चाइना साउथ कोरिया के ट्रेड या फिर चाइना जापान का जो ट्रेड है
उसको कंपेयर करो इंडिया चाइना ट्रेड से, तो वो काफ़ी आपको मतलब बड़ा दिखेगा इन कंपैरिजन टू इंडिया चाइना ट्रेड। मगर यहाँ पर इंडिया के साथ ट्रेड करने में चाइना को मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। कितना मुनाफा होता है देखो, 2016 का ये डेटा है। इंडिया के इंपोर्ट थे चाइना से 2016 में वो करीब 58.33 बिलियन डॉलर्स थे। मगर इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किए चाइना को 2016 में वो थे 11.76 बिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़रा मुनाफा हो रहा है चाइना को। जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी टोटल आप कह सकते हो यहाँ पे चाइना का खर्चा हो रहा है 45 बिलियन डॉलर्स के आसपास, उतना आराम से हर साल इंडिया चाइना को दे रहा है ट्रेड में। क्योंकि आप देख सकते हो ट्रेड डेफिसिट है, जितना इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है उसे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से 45 बिलियन डॉलर्स, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, काफ़ी उस पर बातचीत हो रही है, उतना तो हम हर साल चाइना को दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि चाइना को कितना मुनाफा हो रहा है इंडिया के साथ ट्रेड करने में हर साल। अब हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? अब वैसे इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है उसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी बार चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात करी है, और सितंबर 2000 में इसमें 5 साल का एक प्रोग्राम लाने की बात की गई थी, जहां पर इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन जो है उस पर जोर दिया जाएगा कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कुछ कम किया जाए, ताकि जो इम्बैलेंस है जो इंडिया के इतना ज़्यादा अगेंस्ट है वो उस पर कुछ काम हो। उस पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा था कि वो भी कुछ उस पर स्टेप्स उठाएंगे, मगर वो एग्रीमेंट वहीं के भी पड़ा हुआ है। जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ इंडिया का वो करीब 51 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, जहां पे आराम से सीपैक को आप फाइनेंस कर सकते हो, तब भी आपके पास कुछ बिलियन डॉलर्स बचेंगे कुछ अपनी मिलिट्री के लिए खर्चने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 5 साल का ये प्रोग्राम इंडिया और चाइना ने साइन किया था उसकी 3री सालगिरह होने वाली है बहुत जल्द, मगर अभी तक उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो इंडिया को अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं? तो इंडिया को जो कदम लेने होंगे वो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई कुर्सी पे हमारा कोई मिनिस्टर बैठेगा और एक डिसीजन लेगा और अचानक से जो ट्रेड डेफिसिट है गायब हो जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस होगा। एज ए नेशन हमको मिलकर काम करना होगा, काफ़ी मेहनत लगेगी इसमें। अब ये प्रोसेस क्या है? इंडिया इस वक्त चाइना को जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है वो कॉटन है, आयरन ओर है, कॉपर है। अब ये सब चीज़ें बहुत ही सस्ते में बिकती है, और चाइना क्या करता है, चाइना वहाँ पे अपनी स्किल्ड लेबर फोर्स को यूज़ करके उस इन सब प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करता है। मतलब कि कॉटन का कोई आप फैब्रिक बना देगा, उसका वहाँ पे आयरन और कॉपर को यूज़ करके कोई मोबाइल फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना देगा और उसको कई गुना ज़्यादा दाम में इंडियन मार्केट्स में बेच देगा। तो उसकी वजह से बहुत ही आसानी से चाइनीज़ कंपनीज़ बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि हमको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा रॉ मटेरियल से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ। यहाँ पे हमारी जो कॉमर्स मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी यही बात बोली है कि रॉ मटेरियल से हमको जो फोकस है वो शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कुछ डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया क्या क्या चीज़ें चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया जो टॉप एक्सपोर्ट जो चीज़ें करता है वो है कॉटन, कॉपर या ऑर्गेनिक केमिकल्स। और जो चाइना से इंपोर्ट करता है चीज़ें आप देख सकते हो वहाँ पे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया, उसके अलावा और भी बहुत सारे NPK जैसे बहुत सारे यहाँ पे फर्टिलाइज़र है जो इंडिया चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको काम करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ट्रेड डेफिसिट जो है इंडिया और चाइना के बीच में वो ग्रो होता गया। 2012-13 के बीच में सिर्फ 36 बिलियन के आसपास था जब हमने एग्रीमेंट साइन किया कि हम ट्रेड डेफिसिट को कम करने का कुछ मतलब आगे कुछ स्टेप्स लेंगे। उसके बाद से आप देख रहे हो उल्टा ही हुआ है। यहाँ पे सीधा बलून करके 48 बिलियन तक पहुँच गया, फिर 52 बिलियन तक पहुँच गया और अब करीब 51 बिलियन के आसपास ये खड़ा है। तो यही एक रास्ता है ट्रेड डेफिसिट कम करने का। इसमें इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले सकता है हमको वो डिस्कस करना। अब यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी स्टेटस का इशू भी है। मार्केट इकोनॉमी स्टेटस का क्या इशू है? देखो, एक बार किसी देश को एक मार्केट इकोनॉमी स्टेटस मिल जाए तो मतलब कि उस देश में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उसका सेलिंग प्राइस का बेंचमार्क माना जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ इंडिया तब लगा सकता है चाइनीज़ किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जब इंडिया को लग रहा है कि जानबूझकर चाइनीज़ गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा गिरा रही है, या फिर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो इंडियन मार्केट जो है उसको ख़राब करने के लिए वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में। ये तो एक वजह हो सकती है। मगर अगर एक देश को मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस मिल जाता है तो इसका मतलब कि अब देखो, कल को जो कॉटन की टोटल प्रोडक्शन होती है चाइना में
उस प्रोडक्शन कॉस्ट को सरकार बहुत ज़्यादा कम करवा दे। कैसे कम करवाएगी? फार्मर्स को और ज़्यादा सहूलियत प्रोवाइड करके, सस्ते लोन प्रोवाइड करके, मशीनरी प्रोवाइड करके, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा तरक्की करके एक इस तरीके का सेटअप क्रिएट कर दे कि आप अगर कॉटन चाइना में ग्रो करते हो तो आपको 10 रुपये की पड़ेगी उसको उगाने के जो टोटल कॉस्ट है, और आप इंडिया में आप ग्रो करते हो वही कॉटन तो आपको 15 रुपये का टोटल आपको कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बेंचमार्क माना जाएगा। तो यहाँ पर इंडिया कोई यहाँ पर ड्यूटीज़ नहीं लगा पाएगा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे, वो 10 रुपये की ही इंडिया में बेची जाएगी। तो उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है और इंडिया उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी स्टेटस है वो WTO के अंडर चाइना को मिलना था। अब इंडिया ऑटोमेटिकली किसी नेशन को देता नहीं है ये मार्केट इकोनॉमी स्टेटस, वो इंडिविजुअली डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि WTO डिसाइड करेगा कि इंडिया किसको मार्केट इकोनॉमी स्टेटस देगा, इंडिया खुद डिसाइड करता है। तो इंडिया ने चाइना को अभी तक मार्केट इकोनॉमी स्टेटस दिया नहीं है, और इस पर काफ़ी डिबेट होता है कि हमको मार्केट इकोनॉमी स्टेटस चाइना को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके रेपरकशंस क्या होंगे। तो ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है कि कल को अगर हम मार्केट इकोनॉमी स्टेटस चाइना को दे देते हैं तो फिर क्या होगा। फिर तो एक तरीके से हमको सोचना पड़ेगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, तो हमारी मार्केट तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर हम कितने डिपेंडेंट हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि चाइना सिर्फ इंडिया में खिलौने बेचता है और दिवाली के टाइम पटाखे बेचता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चाइना से हम लेके आते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, जो बेसिकली हमको और चीज़ें जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट, जैसे चाइनीज़ कंप्यूटर हार्डवेयर उस पर डिपेंडेंट है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे US या कोई यूरोपियन कंट्री से अगर आप मंगाते हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। चाइना वही चीज़ बहुत ही सस्ती रेट पे दे देता है, उसकी वजह से बहुत सारी IT कंपनीज़ और भी वेरियस सेक्टर्स में हम लोग आगे प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर। फिर पावर जनरेशन इक्विपमेंट है, उसमें भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा आपको कैसे। फिर स्टील है चाइनीज़, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है। उसके अलावा इंडिया चाइनीज़ पावर जनरेशन इक्विपमेंट को भी इंपोर्ट करता है, जिससे इंडिया सस्ते दामों पर बिजली प्रोड्यूस कर पाता है, जो इंडिया अपने रूरल एरियाज़ में भेज पाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमको हर तरीके से सोचना होगा। एक स्टेप उठाने से पहले हमको ये भी देखना होगा कि उसके नतीजे क्या क्या निकल सकते। तो अगर हम मेन इस सब का एक कंक्लूजन निकालें तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि बेसिकली हमको मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अपनी इम्प्रूव करनी होगी, या तो साथ में एक ऑल्टरनेटिव मार्केट्स भी ढूंढनी होगी, ताकि जो ट्रेड में कंपनसेशन है, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारी चीज़ें जो चाइना सस्ते दामों पे बेचता है, इंडिया को कुछ उसके ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने होंगे। तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि जो देशभक्ति होती है, काफ़ी बार जो हम कीबोर्ड पे कर रहे होते हैं, वो काफ़ी नहीं है। हमको अगर जेन्युइनली चाइना से जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम करना है, हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो या तो आप में से एक कोई व्यक्ति जो ये वीडियो सुन रहा है एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बने, कोई बिजनेसमैन बने, जो कल को जाकर बाकी और देशों से चाइना जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर इंडिया में इंपोर्ट करके दिखाए। ऐसी मार्केट्स एक्सप्लोर करें जहाँ पे जो चाइना प्रोडक्ट्स इंडिया को ऑफर करता है वैसे ही प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पे इंडिया वहाँ से इंपोर्ट कर सके। या फिर अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तो आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव हो, और किस तरीके से हम एक देश है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए इन टर्म्स ऑफ आर इम्पोर्ट्स। तो ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ फॉर द टाइम बिंग हमारे पास चारा है नहीं। सरकार कोशिश कर रही है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक सक्सेस बनाया जाए, मगर फॉर द टाइम बिंग लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा ये। अब फॉर द टाइम बिंग कह रहा हूँ मैं, इन द लॉन्ग रन हमको देखना होगा कि मेक इन इंडिया एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होता, एक सक्सेसफुल मिशन होता है नहीं होता। क्योंकि अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। अब ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि देखो चाइना बहुत ही लंबे समय तक वर्ल्ड की आप कह सकते हो फैक्ट्री रही है। जो भी दुनिया में कोई भी चीज़ की जो मैन्युफैक्चर होती थी वो चाइना से ही निकल के आती थी, मतलब 80 या 90% चाइना से ही निकल के आती थी। तो उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर एक यंग पॉपुलेशन थी, वो स्किल्ड थी, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी थी कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करना, इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान था। इंडिया के पास एक यंग पॉपुलेशन है मगर वो स्किल्ड नहीं है, और सरकार ने भी अभी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए नहीं है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आसान बन सके। तो इंडिया को बहुत ही जल्द अपनी यंग पॉपुलेशन को स्किल करना होगा। तो आप देख सकते हो एक प्रॉब्लम से कितनी सारी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। हम अगर अपनी यंग पॉपुलेशन को स्किल करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। और उसके अलावा
चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी इवेंचुअली हम कम कर पाएंगे, क्योंकि सडनली जो चीज़ें मैन्युफैक्चर पहले चाइना में होती थी अब वो इंडिया में होगी। वो ऑफ कोर्स जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। तो जो प्रोडक्ट्स हम चाइना से अभी इंपोर्ट कर रहे हैं वो कल को चाइना हमसे इंपोर्ट कर रहा होगा। वी विल बी द वंस हु विल बी अर्निंग। और ये हम कर भी सकते हैं क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है उसकी जो एवरेज एज है वो बहुत तेज़ी से गिर रही है। वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और जो यंग लोग पहले वर्कफोर्स में बहुत जल्दी आ रहे थे उनकी स्पीड अब बहुत ज़्यादा बंद हो गई है। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जो चाइना की सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो इंडिया में शिफ्ट हो। क्योंकि एक और रीज़न ये भी है कि चाइना में जो एवरेज वर्कर है वो पहले अगर मान लो 2005 के आसपास $10 पर घंटे के हिसाब से वो काम करने को राजी हो जाता था। उसके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं और अब वो वही काम $20 या $25 पर आवर के हिसाब से करता है। तो अब यहाँ पर जो लेबर है वो एक्सपेंसिव हो गई है और कंपनीज को चीप लेबर चाहिए ताकि वो कंपैरेटिव प्राइस में प्रोडक्ट्स बना सके। तो इंडिया को हर तरफ से एडवांटेज है और इंडिया को बस ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। हम सबको मिलकर ये आने वाले 10 साल मिलकर काम करना होगा, नहीं तो देश काफ़ी ये खराब दिशा में जा सकता है। अब यहाँ आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर क्या बाबा रामदेव का आइडिया सबसे बेस्ट है कि हम एज सिटीजन्स हम ही इनिशिएटिव लें कि चाइना के प्रोडक्ट्स को हम नहीं खरीदेंगे, ताकि जो इंपोर्ट करते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स वो कम से कम इंपोर्ट करना बंद कर दें और कम से कम ट्रेड डेफिसिट कुछ तो कम हो। हम अपनी तरफ से कुछ एक मैसेज भेजें चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि हम एज सिटीजन्स हम एक हैं। देखो सीधी सी बात है, न्यूटन का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सीधी सी बात है चाइना इसको एक हॉस्टाइल मूव की तरह देखेगा, ठीक है। तो हमको ये भी देखना होगा कि क्या हमारे इस एक्शन से चाइना को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चाइना का यूएस के साथ ट्रेड देखें वो $400 बिलियन का है और हांगकांग के साथ ट्रेड देखें वो $300 बिलियन का है और जो जापान के साथ ट्रेड है वो करीब $150 बिलियन का है। इंडिया के साथ जो ट्रेड है चाइना का वो जापान के ट्रेड से आधा है और चाइना वेरियस कंट्रीज के साथ उनका ट्रेड है, रशिया भी है, फिर साउथ कोरिया भी है। तो हमको सोचना होगा कि हम अपनी तरफ से अगर बॉयकॉट करते हैं तो क्या ये वर्थ इट है, क्या सही में चाइनीज़ लोगों को, चाइनीज़ गवर्नमेंट को उससे इकोनॉमिकली कुछ झटका लगेगा, क्या वो सही में उससे उनको कुछ एक इम्पैक्ट महसूस होगा। देखिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, मगर इन द लॉन्ग रन एक बार चाइनीज़ इकोनॉमी एडजस्ट कर लेती है इस इम्पैक्ट को, इस शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को, तो उसके बाद आप कह सकते हो कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि चाइना के पास एक और जो वजह है इंडिया के साथ अभी भी थोड़े बहुत ठीक ठाक रिलेशंस रखने की, वो भी गायब हो जाएगी। और चाइना बीइंग ए कम्युनिस्ट नेशन, वहाँ पे राष्ट्रवादी बहुत ज़्यादा उबल रहा है, तो हो सकता है कि इंडिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दें स्पेसिफिकली। तो ये एक इतना अच्छा आइडिया नहीं हो सकता इन द लॉन्ग रन, और ना ज़रा ये इम्पैक्ट करेगा उनकी इकोनॉमी को कि वो कल को उनके रेवेन्यू कम होने शुरू हो जाएं और वो कुछ आगे बढ़ ना पाए। उनके पास और रिसोर्सेज हैं काफ़ी। तो यहाँ पर अब एक सवाल आता है सैंक्शंस का, कि क्या हम चाइना पे सैंक्शंस लगा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार हम सुनते हैं कि यूएस ने बहुत सारे नेशंस पे सैंक्शंस लगा दिए, जैसे कि रशिया पे सैंक्शंस लगाए, नॉर्थ कोरिया पे लगाए, ईरान पे लगाए, इंडिया पे यूएस इन द पास्ट सैंक्शंस लगा चुका है। तो क्यों ना हम यूएस की राह पे चलें और चाइना पर सैंक्शंस लगा दें। अब अगेन ये बहुत ही कम होता है कि जब इकोनॉमिकली वीकर नेशन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर नेशंस पे सैंक्शंस लगा देता है, मगर एक बार को ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या सैंक्शंस लगाने के बाद जिस नेशन पे सैंक्शन लगे होते हैं वो सही में सैंक्शंस लगाने वाले नेशन के सामने झुकता है या नहीं झुकता, या फिर उसका यूजुअली रिएक्शन क्या होता है, इतिहास क्या हमको बताता है। देखो यूएस का हम एग्जांपल ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा सैंक्शंस यूएस ही लगाता है दुनिया भर के देशों पे। तो यूएसए ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे जब रशिया ने क्राइमियन पेनिनसुला हथिया लिया यूक्रेन से, और फिर नॉर्थ कोरिया पर भी सैंक्शंस लगाए, ठीक है। अब यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए थे रशिया पर, यूक्रेन पर। पहले ये डिस्कस करते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद रशियन इकोनॉमी को कुछ तो लॉस हुआ, मगर उससे व्लादिमीर पुतिन के जो एम्बिशंस थे वो बिल्कुल कम नहीं हुए, और वो जो यूक्रेन में सेपरेटिस्ट हैं उनको आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी सपोर्ट करते रहे वो। अब तो खैर वहाँ पे काफ़ी जो शांति हो गई है, मगर सैंक्शंस लगने के बाद भी वो रुके नहीं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ कोरिया पर भी सैंक्शंस लगाए, मगर आप देख सकते हैं कि उन पर भी इतना फ़र्क पड़ा नहीं है। वो मिसाइल टेस्ट हर हफ्ते आज भी कर रहे हैं, उनके कुछ
उससे फ़र्क नहीं पड़ा उनको, ठीक है। और तो यहाँ पे हमको ये पता लगता है कि सैंक्शंस बेसिकली काम करते नहीं है। सैंक्शंस एक अच्छा आइडिया नहीं है, खासकर आप जब एक इकोनॉमिकली वीकर नेशन हो तब तो सैंक्शंस लगाना और एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पर हमको बिगर पिक्चर पर भी नज़र डालनी होगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस धीरे धीरे जो एक तरीके से वर्ल्ड लीडर का उसका रोल था उससे पीछे हट रहा है, क्योंकि अब उसके पास वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि दुनिया की हर कॉन्फ्लिक्ट में वो इंटरवेंशन करे और हर जगह वो सैंक्शंस लगा दे और एक तरीके से सिर्फ अपनी मनमानी करता रहे। यूरोपियन यूनियन में भी कई देशों में मंदी छाई हुई है और यूएस अपने आप काफ़ी बड़े डेट में है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है यूएसए पे, उसमें कुछ तो चाइना करता है। और ओवरऑल दोनों यूएस और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों मिलकर पावरफुल इंजन्स ऑफ ग्रोथ बन सकते हैं दुनिया के लिए, जो ओवरऑल पूरे एशिया को अपलिफ्ट कर सकते हैं एक नई सुनहरी सदी के तरफ। तो कोई भी मिलिट्री एस्केलेशन होती है अगर इंडिया और चाइना के बीच में, वो सिर्फ एक इंडिया चाइना वॉर नहीं होगी, वो पूरा एशिया उसमें जल जाएगा। तो हमको ध्यान रखना होगा कि बिगर पिक्चर माइंड में रखनी है हमको, ठीक है। कभी भी शॉर्ट टर्म कोई एक बस सेंटिमेंट में आके या फिर कोई शॉर्ट टर्म गेन्स देखकर हमको कुछ नहीं करना। वी हैव टू कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड। तो ये वीडियो का अंत है। यहाँ पे आपके लिए कुछ कोट्स भी हैं। एक कोट है थॉमस सी शिलिंग की, यहाँ पे लिखा है कि थ्रेट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ अ सीरियस बिजनेस। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा है कि इंडिया और चाइना जिस तरीके से थ्रेट्स दे रहे हैं एक दूसरे को, थ्रेट्स भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सीरियस बिजनेस होता है, ठीक है। वी शुड बी केयरफुल विद दैट। फिर चाणक्य की एक बहुत अच्छी कोट है, ये मैं यूएस इंडिया रिलेशंस को ध्यान में रख के इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि देर इज़ सम सेल्फ इंटरेस्ट बिहाइंड एवरी फ्रेंडशिप, देर इज़ नो फ्रेंडशिप विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, दिस इज़ ए बिटर ट्रूथ। तो यूएस इंडिया की फ्रेंडशिप धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, आपको पता है, रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि डोकलाम ये पूरा इशू जो हुआ है उसमें यूएस ने खुलकर इंडिया की सपोर्ट नहीं करी, जिस तरीके से इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था। धीरे धीरे जिस तरीके से इंडिया और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूएस के भी सेल्फ इंटरेस्ट्स हैं, वो भी इंडिया से कुछ गेन करेगा तो ही इंडिया को सपोर्ट करेगा चाइना के अगेंस्ट या चाइना के अगेंस्ट जो छोटे मोटे कोई इश्यूज़ होते हैं उसमें। तो हर फ्रेंडशिप के पीछे एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा और उसी के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी कंस्ट्रक्ट करनी होगी। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक विद योर स्टडीज, वर्क हार्ड एंड यू विल बी सक्सेसफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल।